स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इरसा ज़हूर फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम आपके कोर्स होम स्कूल एंड कम्युनिटी रिलेशंस कोर्स कोड 8271 के पहले यूनिट जो कि इंट्रोडक्शन टू फैमिलीज़ है उसके आखिरी हिस्से पर बात करेंगे। फिर एक्सटेंडेड फैमिली में दो तीन तरह की फर्दर जो है वो इसमें फैमिलीज़ आ जाती हैं। उसमें एक फैमिली हमारे पास आ जाती है मैट्रियार्कल फैमिली, जिसमें मदर की साइड की जो है या फीमेल का जो है होल्ड जो है वो फैमिली पर ज़्यादा होता है। फिर इसी तरह से जो फीमेल की जो है उसकी जो आगे फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं या बहन भाई हैं, उनका जो है वो उसकी फैमिली पर ज़्यादा कंट्रोल होता है, वो आपकी जो है मैट्रियार्कल फैमिली होगी। इसी तरह से फिर पैट्रियार्कल फैमिली है जहाँ पे आपके फैमिली में जो है वो फादर साइड के या फादर साइड के जो रिलेटिव्स हैं उनका कंट्रोल आपकी फैमिली पर ज़्यादा होगा। और ये दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं आपके फैमिली की स्टेबिलिटी को जो है या फैमिली के स्ट्रक्चर को जो है वो बहुत हद तक पॉजिटिवली जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती, क्योंकि किसी भी एक साइड के या किसी भी एक तरह उसकी फैमिली या पार्टनर की डिसीजन मेकिंग जो है वो फैमिली की स्टेबिलिटी को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है और एक नेगेटिव जो है वो इफ़ेक्ट आ सकता है आपकी फैमिली के स्ट्रक्चर पर। तो इन दोनों की जहाँ पे कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग होगी या दोनों साइड के जो हैं उसमें फादर और मदर जो है या मेल और फीमेल दोनों साइड की फैमिलीज़ या उन दोनों की अपनी जो है वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जहाँ पे होगी फैमिली की, वहाँ पे जो है वो आपको एक फैमिली का स्टेबल जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आएगा। और एक आप जो हम पहले बात कर रहे हैं उस फैमिली के करैक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको फैमिली में जो है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हमने बात की, कॉपरेशन की बात की, तो जहाँ जब डिसीजन मेकिंग जो है वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी तो वहाँ पे जो है वो आपको एक फैमिली का स्टेबल जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इसी तरह से एक्सटेंडेड फैमिलीज़, हर तरह की फैमिली हमने डिस्कस की, जिसमें न्यूक्लियर भी की, एक्सटेंडेड भी की, उसके साथ हमने सिंगल पेरेंटिंग भी की। तो उनके कोई ना कोई जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। इसी तरह से जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली जो है जब हमने बात की कि आपका फैमिली जो है वो यूनिट है एक सोशल सोसाइटी का, तो आपका जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो तैयार करती है आपके इंडिविजुअल को या बच्चे को कि एक वो बड़े सोशल उसमें सेक्टर में जब जाता है या एक बड़े सोसाइटी में जब जाता है तो वहाँ पे वो कौन सी वैल्यूज़ हैं या कौन सी बिहेवियर्स हैं या कौन से इस तरह के एक्शंस हैं जो वहाँ पे वो परफॉर्म करता है। तो एक्सटेंडेड फैमिली जो है आपके बच्चे को उसके शुरू के दिन से लेके उसके बचपन से लेके जो है वो उसको उस एक बड़े सोसाइटल स्ट्रक्चर के लिए जो है वो उसको प्रिपेयर कर रही होती है। और ये जो सेंस ऑफ कोलैबोरेशन आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आ जाएगी, और आपको जो है ओपिनियन की वैल्यू जो है वो आपको करना आ जाएगी एक फैमिली सेटअप के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एज एन इंडिविजुअल जब आप सोसाइटी में जाते हैं तो आपको जो है वो आपकी सोसाइटी में जो है वो ये नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप जो है अपनी फैमिली के उस ग्रुप से इस तरह से तैयार होकर निकले हैं कि आपकी ये सारी वैल्यूज़ या ये सारे बिहेवियर्स जो हैं ये इन बिल्ड जो है वो आपकी आप कह लें आपकी पर्सनैलिटी का जो है ये हिस्सा बन चुके हैं। और ये आप जो है जब किसी भी बड़े सोशल उसमें जाएंगे, सेटअप में जाएंगे या स्ट्रक्चर में जाएंगे या कम्युनिटी में जाएंगे, तो उसके लिए आपको एक अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक पहले ही एक लार्ज जो है एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी ये चीज़ें जो हैं वो पहले से आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आप जो एक एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है वो इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करता है बेटर वे में परफॉर्म करने के लिए इन इन लार्जर सोसाइटी। लेकिन वहीं पे ये चीज़ें थोड़ी सी अगर हम इसको वाइस वर्सा देखें, अगर आपका एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं है, वहाँ पे आपको कॉपरेशन नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे आपको इकोनॉमिक जो है कॉपरेशन नज़र नहीं आ रहा, आपको इमोशनल बैलेंस नज़र नहीं आ रहा एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम में,
तो वो चीज़ें जो है नेगेटिवली भी एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकती हैं। और वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं या नेगेटिव वैल्यूज़ हैं या बिहेवियर्स हैं, वो उसी तरह से आपकी सोसाइटी में फिर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो एक आप कह लें कि लाजमी तौर पर जो है वो पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी या पॉजिटिव जो है वो एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करेगी। उसके लिए जो है वो फैमिली के स्ट्रक्चर का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो एक्सटेंडेड फैमिली है, चाहे वो है हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर फैमिली है या सिंगल पेरेंटिंग फैमिली है। उसका उस फैमिली का अपना जो स्ट्रक्चर है स्टेब्लिश होना ज़रूरी है, स्टेबल होना ज़रूरी है। और फिर ही जो है वो पॉजिटिव या स्टेबल सोसाइटी जो है हमारे सामने नज़र आती है। एक्सटेंडेड फैमिली के बाद हम देखते हैं कि ब्लेंडेड फैमिलीज़ का एक स्ट्रक्चर भी जो है वो इवॉल्व हुआ है, जैसे जैसे हमारी जो है वो नीड्स इवॉल्व हुई हैं या जैसे जैसे सोसाइटीज़ इवॉल्व हुई हैं। जिस तरह से मैंने बात की कि सिंगल पेरेंटिंग जो है वो पहले बहुत कम उसका जो है वो हमें नज़र आती थी, सिंगल पेरेंटिंग या सिंगल फैमिलीज़ कह लें। लेकिन अभी जो है इसी तरह से ब्लेंडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट भी जो है वो इवॉल्व होना शुरू हुआ है। और ब्लेंडेड फैमिली भी अगर हम इसको देखें तो ज़्यादा हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ में नज़र आता है। बेसिकली ब्लेंडेड फैमिली में आप जो है किसी एक फैमिली को दूसरी के साथ जो है वो ब्लेंड करते हैं। इसको अगर हम इस तरह से देखें कि अगर किसी एक पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो जाती है और दूसरा जो है दोबारा जो है वो मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन में जाता है, सॉरी, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में जाता है, दोबारा जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में जाता है और वो रीमैरी करता है। और वो अपने बच्चे को या जिस के साथ वो उस इंस्टीट्यूशन में जा रहा है या मैरिज के इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, उनके बच्चों को जो है वो जब एक फैमिली के उसमें ले आते हैं, स्ट्रक्चर में ले आते हैं, तो वो ब्लेंडेड फैमिली हो जाएगी। ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो है जिनके साथ शादी की है उन वहीं से जो है वो आप जनरेशन जो है वो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, या आपके जो है वो बायोलॉजिकल जो है वो चिल्ड्रन हैं। अगर जो है एक फादर हैं या मेल हैं, उन्होंने जो है किसी दूसरी फीमेल से जब शादी की है और अपने बच्चों को जो है वो उस फैमिली का हिस्सा बनाया है, तो ये एक ब्लेंडेड फैमिली है। इसी तरह से अगर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि एक डाइवोर्स्ड अगर फ़ीमेल है या मेल है, या विडोड मेल या फ़ीमेल है, और वो उनके साथ जो है वो उनके बच्चे हैं, और जब वो दोबारा जो है वो शादी के उसमें इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो अपने बच्चों को दूसरी फैमिली के साथ मर्ज करना या लिंक करना जो है वो उनका जो है वो फिर ब्लेंडेड जो है वो फैमिली आपको नज़र आएगी, या ब्लेंडेड फैमिली का जो है कंस्ट्रक्ट जो है या स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा। और ये स्ट्रक्चर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी है, इसी तरह से ईस्टर्न, या अगर हम अपने इस्लामिक उसमें पर्सपेक्टिव में भी देखें तो ब्लेंडेड फैमिली का जो है स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट उसमें नज़र आएगा। इसी तरह से हम जब शुरू से एक चीज़ को हम लिंक करते आ रहे हैं फैमिली को और सोसाइटी को और कल्चर्स को, तो किसी भी फैमिली को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है कल्चर को कंसीडर करना है, या कल्चर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी फैमिली को या उसके स्ट्रक्चर को किसी कल्चर के से अलग करके उसको हम नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैमिली से सोसाइटी में आ रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो जो उस सोसाइटी का कल्चर है वहाँ से आप जो है वो किसी फैमिली में लेके जाते हैं। तो हम जब किसी भी फैमिली स्ट्रक्चर को देखेंगे, या किसी भी फैमिली स्ट्रक्चर को किसी एक सोसाइटी में या किसी एक जोग्राफिकल एरिया में देखेंगे, तो वहाँ के कल्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें जो हैं किसी एक कल्चर में जो है वो एक्सेप्टेबल हों या वो नॉर्मल कंसीडर की जाती हों, लेकिन किसी दूसरे कल्चर में जब हम जाते हैं या किसी दूसरे सोसाइटी में हम जाते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें जो है वो नॉर्मल कंसीडर ना की जाती हों। तो किसी भी फैमिली के जब स्ट्रक्चर पे हम जब बात करेंगे, तो जो वो फैमिली जिस कल्चर में या जिस सोसाइटी में होगी, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो कल्चर की अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जब हम अपने आप को देखते हैं या अपने कल्चर को देखते हैं, अपनी सोसाइटी को देखते हैं, तो मैरिज या फैमिली के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जिसमें हम कह लेते हैं मिलजुल के रहना है, या आपके जो है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है,
ये वो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ ये नॉर्मल कंसीडर की जाती हैं। लेकिन यही चीज़ें जब हम वेस्टर्न साइड पर जाते हैं तो वहाँ के कल्चर में जो है वो इंडिविजुअल जो है डिसीजन मेकिंग जो है उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो वहाँ पे इंडिविजुअली जो है वो थिंक करना या अपने डिसीजन को एज एन इंडिविजुअल लेना एक नॉर्मल चीज़ कंसीडर की जाती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में देखें तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करना कह लें, या हमारे जो ओल्ड स्कूल के जो लोग हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से एक नॉर्मल उनके लिए ये चीज़ नहीं होगी। उनके लिए जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो पूरी फैमिली की एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो कल्चर को हम किसी भी तरह से किसी भी फैमिली के स्ट्रक्चर से जो है वो उसको अलग नहीं कर सकते हम। फिर इसी तरह से कल्चर जो है फैमिली के जो डायनामिक्स हैं उस पे भी इफ़ेक्ट करता है। और उसके लिए जो है वो उसमें आप ये देखें कि पेरेंटिंग स्टाइल बदल जाता है फैमिली में, ठीक है। और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बदल जाती हैं। वही बात अगर हम देखते हैं कि कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, आपकी वैल्यूज़ या नॉर्म्स जो हैं वो वेरी करते हैं। जिस कल्चर में जिस तरह की वैल्यूज़ या नॉर्म्स होंगी फैमिली में भी उसी तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। पेरेंटिंग स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो है वो पेरेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, या बच्चों को जो है अब आके जो है वो इस पे हम थोड़ा सा उस पे जो है सोचना शुरू कर दिया है कि बच्चे की जो है वो इनिशियल क्या नीड्स हैं या ज़रूरियात हैं या उसको किस तरह से देखना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो है वो पेरेंटिंग थोड़ी सी अथॉरिटेटिव सेंस में आप ले लें। आज से 8 से या 10 साल पहले तो बहुत ज़्यादा जो है वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग थी, जिसमें जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो पेरेंट्स के ही हाथ में होती थी। बच्चा जो है वो एक सर्टन एज तक जो है वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकता। लेकिन इस यही चीज़ अगर हम वेस्टर्न उसमें देखते हैं वहाँ पे पेरेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड है। वहाँ पे जो है वो आप जो है चाइल्ड जो है या बच्चा जो है उसकी नीड्स और उसकी जो ज़रूरियात हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं, प्लान की जाती हैं। और फिर इंडिविजुअल जो है वो एक अर्ली एज से ही जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग में जो है वो आज़ाद होता है। तो कल्चर जो है वो डिफरेंट इस तरह से आपकी फैमिली डायनामिक्स को या आपकी फैमिली स्ट्रक्चर को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। हमने जिस तरह से फैमिली को या ख़ानदान के कॉन्सेप्ट को जब जब हमने उसको एक्सप्लोर किया, उसको डिफ़ाइन किया, उसका सोसाइटी के साथ हमने लिंक देखा और फिर हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के जो हैं स्ट्रक्चर जो हैं फैमिली के हमारे सोसाइटीज़ में या हमारे इस एरिया में या रीजन में जो है वो पाए जाते हैं, और किस तरह से कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी सोसाइटी को। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस प्रोग्राम के साथ ही हमारा पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू फैमिलीज़ इख्तिताम पजीर हुआ। हमने इस यूनिट में देखा कि फैमिली क्या है, फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है, या फैमिली का स्ट्रक्चर किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स या डिफरेंट सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करता है। फिर हमने ये भी जानने की कोशिश की कि किसी अच्छी फैमिली के जो हैं करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या वो करैक्टरिस्टिक्स किस तरह से आपकी सोसाइटी को स्टेबल करने में हेल्प आउट करती हैं। इसके साथ साथ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ को भी डिस्कस किया और देखा कि किस तरह से एक इंडिविजुअल जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एक एक्टिव सोसाइटी का मेंबर बनने तक जो है वो फैमिली के साथ और सोसाइटी के साथ इंटरलिंक रहता है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपने अंडरस्टैंड किए होंगे और एक अच्छी और स्टेबल फैमिली में बनाने में जो है वो आप अपना किरदार अदा करेंगे, और इसी तरह से एक स्टेबल सोसाइटी में अपना किरदार अदा करने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को या इस अंडरस्टैंडिंग को जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की फर्दर क्लैरिटी के लिए आप अपनी जो है टेक्स्ट बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।